नमस्कार साथियों, मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द पहाड़ टॉक्स पर। साथियों, आज हमने जिस ध्येय के साथ अपने इस चैनल की शुरुआत की थी कि हमारे पहाड़ के युवा, हमारी युवतियां जो बहनें हैं, वो अगर कोई ऐसा काम करती हैं कोई जो औरों के लिए मोटिवेशनल हो, तो हम उन तक पहुंचे और उनकी बात, उनके प्रयासों को आप सभी के सामने साझा करें और उनकी सक्सेस स्टोरीज को आप सभी को बताएं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ अल्मोड़ा के हमारे होनहार युवा, जिन्होंने एनसीसी की जो स्पेशल एंट्री होती है हमारे आर्मी में ऑफिसर बनने की, उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। और ये हम सभी अल्मोड़ा वासियों के लिए और हम सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच से एक युवा आज भारतीय सेना में ऑफिसर बनने जा रहा है। इसके साथ ही हमारे भाई ने और भी बहुत सारे जो हमारे आर्मी के जो जो एग्जाम हैं उनको क्लियर किया है। तो आइए आज हम बात करेंगे हमारे भाई मयंक लोहनी जी से, जिन्होंने हाल ही में हुए एनसीसी स्पेशल एंट्री में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करते हुए हम सभी को गौरवान्वित महसूस किया है। आइए आज की बात हमारे छोटे भाई मयंक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक, आपने हमें समय दिया। और धन्यवाद के साथ साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी दूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आपने इतनी कम उम्र में और हमारे अल्मोड़ा शहर का नाम और अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, उसके लिए। थैंक यू जो आपने मेरे को इतनी वेल विशेस दी हैं, और पूरे अल्मोड़ा की तरफ से, बहुत लोगों की तरफ से मेरे को वेल विशेस आई हैं। और सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी कि आप ये जो चैनल है जिसके थ्रू आप लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अलग अलग स्टोरीज और मोटिवेट कर रहे हैं यूथ को। सो आई थिंक कि मतलब आपको इसे फॉलो आगे और करना चाहिए, जिससे और यूथ मोटिवेटेड हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक। हमारा भी एक प्रयास है कि हम लोगों तक, खासकर वो बच्चे या कोई भी लोग, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई मोटिवेशनल बन सके दूसरों के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि उनकी स्टोरीज उन तक पहुंचे और हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे, लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे। तो मयंक, क्योंकि आपने बहुत अच्छे दर्जे का एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जो क्योंकि मैंने भी व्यक्तिगत इस एग्ज़ाम की तैयारी करी है, तो मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल इसका सफ़र रहता है। और वैसे भी जो हमारी आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने की जो तैयारी होती है, उसमें वाकई में जो एसएसबी है, हमारा एशिया का सबसे मुश्किल इंटरव्यू उसको माना जाता है, टफेस्ट एग्जाम इसको माना जाता है। तो आपने इसको क्रैक किया है। आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे आपने इस चीज़ को टैकल किया, और क्योंकि रिटर्न है, एसएसबीज हैं, क्योंकि आपने इसके अलावा भी और भी एंट्रीज इसमें दी हैं, एसएसबी हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मोटिवेटेड रहना थ्रू आउट द आपकी जो प्रोसेस होती है उसमें मोटिवेटेड रहना। तो मैं आपसे सबसे पहले, क्योंकि आप हमारे लिए भी नए हैं और हमारे दर्शकों के लिए भी नए हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन, आपकी पढ़ाई, आपका परिवार और आपने जो अपनी सेकेंडरी एजुकेशन है, अपनी ग्रेजुएशन है, उसके बारे में हमारे दर्शकों के बीच में बताइए। तो अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी स्कूलिंग, सो मेरी जितनी भी स्कूलिंग हुई है वो आर्मी स्कूल अल्मोड़ा से ही कंप्लीट हुई है। अगर मैं अपने 10th की बात करूं या 12th की बात करूं, तो मैंने वहीं से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करी, जिसमें मेनली आई वाज अ मीडियोकर। मतलब इतने ज्यादा नंबर नहीं आए हैं मेरे, तो बेसिक नंबर आए हैं। जैसे लाइक मतलब 10th में मेरी ठीक ठाक परसेंटेज थी, लाइक 91 के अराउंड, लेकिन जो मेरी 12th में थी वो 81 आ गई थी। सो मतलब फ्लक्चुएशंस लाइफ में हमेशा रहे हैं। और कॉलेज की बात करूं तो मैंने कॉलेज सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी से ही करा है, सोबन सिंह जीना कैंपस से, जिसमें मेरे बेसिक सब्जेक्ट थे, जैसे बीएससी थी, जिसमें मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस मेरे सब्जेक्ट थे। और उसमें भी मतलब वही कि एक जो मीडियोकर बच्चे के नंबर होते हैं 71-72%, तो वही मेरी बेसिक परसेंटेज थी कॉलेज और लाइक स्कूल में। तो मयंक, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में हमारे दर्शकों के बीच में कुछ बताइएगा। जी, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं, तो मेरे पिताजी आर्म फोर्सेज में थे, वो पहले से ही आर्मी में थे और 17 कुमाऊं रेजिमेंट में उन्होंने सर्व करा है। वो उसमें लेस नायक के पद पर थे और उसके बाद वो 17 साल बाद सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद उन्होंने, अभी वो बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में काम कर रहे हैं एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। तो उसके अलावा मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ बोल सकते हैं, उसके अलावा एक शॉप भी हमारी, सो वो ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं। एंड मेरी जो बहन है वो अभी बीएससी कंप्लीट कर रही है फ्रॉम सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो मतलब यही मेरा सफर रहा है एंड फैमिली। मयंक, एक बात जो आर्मी की प्रिपरेशन में, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑफिसर, जी, तो कहा था हमारे उसमें हमने एक फ्रेज मैंने याद किया था, मैंने अपने घर में लगाया भी था कि यू हैव टू बिकम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। क्योंकि ये कुछ इस तरीके का एग्जाम है जहां आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है जी। और ये इसलिए भी क्योंकि आप और लोगों के लिए एक मोटिवेशनल फिगर होते हैं। आप लोगों को, आपको मोटिवेट करना है। यू हैव टू बी लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर कमांड। जी। सो
अब क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो अब आपने आर्मी में आने का कैसे सोचा, और फिर स्पेसिफिकली एनसीसी एंट्री का या हमारी जो सीडीएस एंट्री है उसके उसके बारे में बताइए। तो अगर स्टार्ट करूं स्टार्टिंग से, सो मेरे पापा हमेशा मेरे मोटिवेशन रहे। तो मैं 6 क्लास से ही डिटरमाइंड था कि ज्वाइन तो आर्म फोर्सेज ही करनी है। और पापा को जब भी जैसे वर्दी में देखा है और कभी भी देखा, तो वो हमेशा एक मोटिवेशन रहता था, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन हमेशा रहता था। फिर उसके बाद कभी कभी कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर भी चले जाते थे, तो वो भी एक बड़ा मोटिवेशन रहा है। उसके बाद आर्मी स्कूल में पढ़ना, वो भी एक प्रिविलेज था, और वहीं से सीखना, इतने ऑफिसर्स को देखना जो आते थे, चाहे पीटीएम हो या फिर कोई बड़ा फंक्शन हो। फिर उसके बाद मैंने एनडीए के अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें अराउंड मैंने 3 अटेम्प्ट दिए, लेकिन मेरा एक भी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। सो मैं ट्राई तो एनडीए के थ्रू ही कर रहा था। और उसके बाद मेरी टीएस एंट्री भी आई, लेकिन उस टाइम पे मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि मेरी नानी की डेथ हो गई थी। ओके। देन उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो मेरे को पता था कि मुझे जाना तो डिफेंस की ओर को ही है। तो जिस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, मैंने कहा ये 3 साल तो अगर मैं पढ़ाई तो करूंगा ही, लेकिन इसके साथ मैं और एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि एनसीसी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने वहां से एनसीसी में एनरोल करा। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे कैंपों में पार्टिसिपेट करा, चाहे वो आरडीसी बोलो, टीएससी बोलो, या फिर मतलब आई में अटैचमेंट में भी था मैं। तो मैंने बहुत सारे कैंपों में पार्टिसिपेट करा। देन वहां से करने के बाद जो ग्रूमिंग मेरे को मिली, वो मेरे को असल में लगा कि हाँ, एनसीसी करने के बाद बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हो गई थी। मेरे को पब्लिक स्पीकिंग बहुत इजी लगता था, क्योंकि मैं एसईओ भी था। तो मैं कभी भी अपने कमांड के मतलब जितने भी बच्चे उनके सामने कोई भी स्पीच दे रहा हूँ, तो वो कभी भी ऐसे सोच के नहीं जाता था, और वो साइमल्टेनियस होती थी। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। और उसके बाद मैंने पढ़ते पढ़ते लाइक उसके बाद तो दोस्त भी थे जो सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग साथ में बैठ के सीडीएस की भी तैयारी करते थे, और मेरी स्पेशल एंट्री भी आ गई। सो इसकी वजह से मैं दोनों तरफ की जो एंट्रीज थी उनकी तैयारी करा, और साइड बाय साइड मैं जो ये अपना एसएसबी होती है, इवनिंग में उसकी प्रेपरेशन भी करता था। तो तीनों चीजें मतलब ऑल साइड बाय साइड चल रहा था मेरा एक साथ ही। ओके। मैं क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपके पास सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ खासकर हमारे पहाड़ में जब हम किसी भी वर्दी वाले को देखते हैं, तो एक अलग सी वो हमारे आंखों में वो जो रोशनी होती है अलग होती है, चमक एक उस रोशनी की अलग होती है। वो जो कंधे पे जो सितारे होते हैं उनका एक अलग मैं कहूँगा कि प्रिविलेज भी उनका होता है। और लोगों के लिए खासकर वो लोग जो हमें देखते हैं, हम जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए मोटिवेशन भी हम लोग होते हैं। मैं अगर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये सफर रहा आपका इस जॉब की तरफ या इस नौकरी की तरफ, इस एग्जाम की तरफ आप कैसे आकर्षित हुए? क्योंकि आकर्षित होना बहुत आसान है, ये दूर से तो काफी अच्छे लगते हैं वो सितारे जी, लेकिन इन सितारों को पाना, ये अपने आप में जो स्ट्रगल है, वो जो मेहनत है, वो बहुत ज्यादा है। वो इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि रिटर्न मैं अगर बहुत प्रिसाइजली अगर आपसे बात करूं, रिटर्न में आपको लगभग 15 सब्जेक्ट के आसपास इसमें पढ़ने पड़ते हैं। इसमें आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने पड़ते हैं, साइंस के आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, रीजनिंग आपको पढ़नी पड़ती है, इसमें इंग्लिश आपको बहुत अच्छी रखनी अपनी पड़ती है। तो आपने इन सब चीजों को कैसे टैकल किया, अगर हम रिटर्न की बात करें तो ये सीडीएस की? अच्छा, तो अगर जैसे एनडी की बात करूं, वहां से जब मेरे सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गए थे, तो उसके बाद डिमोटिवेशन तो बहुत आया था लाइफ में। लेकिन उसके बाद बस यही था कि मतलब एक था कि मुझे ज्वाइन करनी है, तो फोर्सेस ज्वाइन करनी है। तो जब सीडीएस की तरफ को बढ़ा, तो उसके बाद पहले बेसिक जो था वो तो इतने सारे मतलब आस पड़ोस में लड़के तैयारी कर रहे थे, तो किसी से भी पूछा उसने बेसिक बता दिया। क्योंकि यहाँ अभी भी अगर आप देखेंगे पहाड़ों में, तो लगभग लगभग आपको हर तीसरे या चौथे घर में एक बच्चा मिल ही जाएगा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है। तो उसके थ्रू पहले मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जाना, और जब मेरे को बेसिक स्ट्रक्चर पता चला, तो उसके बाद मतलब मैंने यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, चाहे हम सीडीएस जर्नी की बात करें या वर्ल्ड एस्केप डिफेंस, और बहुत सारे चैनल है, तो परमार ऑफिसर्स, तो इनके थ्रू मैंने एक एक सब्जेक्ट पकड़ा। अगर जो टीचर का मेरे को जो सब्जेक्ट पसंद आता था, जैसे परमार सर की अगर मेरे को ज्योग्राफी पसंद है तो मैं उससे पढ़ता था, और अगर मेरे को सीडीएस जर्नी के करंट अफेयर्स के नोट्स पसंद है तो मैं उसे फॉलो करता था। तो इसके थ्रू मैं रिटर्न को आराम से टैकल कर पाया। लाइक ऐसा नहीं इतना आराम था कि पहले 2 अटेम्प्ट मेरे भी नहीं निकले, तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है सीडीएस। लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मेरे 115 मार्क्स थे आउट ऑफ 117। तो पता था कि अगला तो क्लियर हो रहा है, और थोड़ा एफर्ट और मारने। बस वही टाइम था जहां पे थोड़ा मैं डिमोटिवेटेड भी था कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन अगर उसमें थोड़े एफर्ट मारे तो मेरे को लगता है कि बस वो लास्ट टाइम था जहां पे एफर्ट मारना था और रिजल्ट आगे दिखे। तो इसके थ्रू मैंने सीडीएस की मेन प्रिपरेशन करी। मैं आपसे रिटर्न पर या एसएसबी पर बहुत खुल के बात इसलिए भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरा भी सफर रहा, बस हमारे सितारे नहीं लग पाए, तो हमें थोड़ा उसका मलाल भी है। लेकिन क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, एक बार हमारे
दृष्टि आईएएस के जो हमारे संस्थापक हैं विकास दिव्यकीर्ति जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप सारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को मैसेज ना देके मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को एक बार लाइफ में यूपीएससी की तैयारी जरूर करानी चाहिए। वो चाहे हम सीडीएस की बात करें, वो चाहे हम सिविल सर्विसेज की बात करें। वो इसलिए क्योंकि जब आप इतना बड़े कोर्सेज को, इतने बड़े सिलेबस को जब आप एक बार पढ़ते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको समझ में आता है कि हम क्या थे, हम क्या हैं। आपको अपनी ज्योग्राफी समझ में आती है, आपको अपनी हिस्ट्री समझ में आती है, आपको अपने राइट समझ में आते हैं। जब आप सिविक्स पॉलिटी जब आप पढ़ते हो तो आपको अपने राइट समझ में आते हैं और एनवायरनमेंट आप अपना समझते हो, करंट अफेयर्स, अब देश दुनिया में आज क्या चल रहा है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं छोटा सा एग्जांपल, मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था और रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू होने वाला था और मुझे लगा कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं गेहूं जरूर महंगे होंगे। तो मैंने एक बुरा गेहूं एडवांस में खरीद लिया। तो मेरे को घर से डांट भी पड़ी कि तुमने गेहूं एडवांस क्यों खरीद लिया। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये महंगे होने वाले हैं। तो मेरी आमा ने कहा कि तुम कोई ज्योतिष थोड़ी हो जो तुम्हें पता है। तो वाकई में उसके 3-4 महीने के बाद, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा जो सप्लाई होती थी वो यूक्रेन से होती थी और वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि जब आप देश दुनिया को, क्योंकि आज हम जिस जगह पर हैं, आज हम बात करते हैं, जब से सोशल मीडिया आ गया है तो पूरी दुनिया इस फोन में आ गई है ना। तो आज शहर गांव नहीं रह गए, अब आज पूरी दुनिया आपकी दोस्त है। तो आपको नॉलेज गेन करना आसान है। जैसा कि आपने अपनी बातों में लगातार कहा कि यूट्यूब को आपने एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया जी, और वहां से आपने लगभग जितने भी कोर्सेज हैं हम सभी ने, क्योंकि हमने कॉलेज यूट्यूब से कर रखा है जी, है ना। तो हम तो सरकाज़म भी करते थे कि हम फीस भर रहे हैं यहाँ कॉलेज में, और मैंने तो व्यक्तिगत, मैंने बीएससी एमएससी जितने भी हमने कोर्स करे हैं सारे मैंने यूट्यूब से पढ़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात, क्योंकि हम रिटर्न में जब हम बात कर रहे हैं, पहला एग्जाम जो होता है वो होता है इंग्लिश का जी, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, जी, है ना। और सेगमेंट, हर उसका सेगमेंट है, अलग अलग है। जो ग्रामर है, कंपोजिशन है, सबका अपना सेगमेंट बना हुआ है। तो इंग्लिश के लिए, क्योंकि आप थोड़ा प्रिविलेज रहे, आपने आर्मी स्कूल से पढ़ाई करी है, लेकिन वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहे हैं या जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे तैयारी कर सकते हो? अगर मैं स्टार्ट करूं कि हाँ, मैं प्रिविलेज था कि हमने स्टार्टिंग करी थी आर्मी स्कूल से, लेकिन अगर हम बात करें कि मेरा जो बीच में 3 साल का ग्रेजुएशन का टाइम रहा था, तो उस टाइम पे इंग्लिश से टच बिल्कुल छूट गया था। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, सो ऐसा रहता है कि अगर आपको इंग्लिश पे फोकस करना है तो आप लोग क्या करेंगे, मल्टीपल प्रैक्टिस। सबसे पहले तो रूल्स, ग्रामर में रूल्स आप अगर गो थ्रू कर लें, उनके नोट्स बना लें और वो नोट्स को डेली रिवाइज करें। उसके साथ जो इवनिंग है, इवनिंग में आप एक काम कर सकते हैं कि अगर वही इंग्लिश के मल्टीपल चैनल्स हैं, कहीं पे भी जाइए, टेलीग्राम में जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से ही होगा। तो इंग्लिश जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, आपकी उतनी इंग्लिश सुधरेगी। तो इंग्लिश में एक बार अगर आपने मल्टीपल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर आपको उसके साथ स्पोकन इंग्लिश और चीजें भी एडअप करनी है तो आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, एडिटोरियल पढ़िए, तो उसमें आपको कितने शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो ऑटोमेटिकली आपके सिनोनियम एंटोनियम में आ जाएंगे। तो आप सारी चीजें वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और सेगमेंट्स इतने सारे रहते हैं, जैसे PQRS, ये सब थोड़े बेसिक हैं। लेकिन अगर आप S1 S6, ये भी बेसिक है, जैसे जंबल वर्ड सेंटेंसेस, ये थोड़े बेसिक है जो हर कोई कर लेता है। लेकिन अगर हम जो हार्ड पार्ट है उसे टारगेट करें, जैसे सिनोनिम एंटोनिम, तो 10-10 वर्ड डेली कर लीजिए, वो एनफ है। उसके अलावा रूल्स पढ़ लीजिए, तो उससे आपका ऑलमोस्ट पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरीके से मतलब एक स्ट्रेटजी बना के अगर आप काम करेंगे कि अगर इतने दिनों में मैं ग्रामर कंप्लीट कर लूंगा, ऐसे करके, सो आप ऑब्वियसली मतलब अपना पूरा इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे टाइम पे। मैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत सारा डेटा अवेलेबल है इंग्लिश के लिए। स्पेसिफिकली मैं बात करूं, अगर हम टेलीग्राम की बात करें, यूट्यूब की अगर हम बात करें, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूंगा। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, फॉर द सेम एग्जाम, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक मेथड सीखा था यूट्यूब से, वो था एलिमिनेशन मेथड। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिनोनिम एंड एंटोनिम, तो आप जा सकते हो एलिमिनेशन मेथड की तरफ को, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने कई बार ऐसा किया था कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, पहले उसको ढूंढो। तो जब लगभग 2 एलिमिनेट हो जाते हैं उससे। तो 50% का चांस होता है। हम मैथ्स वाले हैं, हम तो मान के चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो ये बहुत अच्छा एक रीजन रहा। और मैं हमारे साथ के हमारे दर्शकों से, जो बच्चे खासकर तैयारी करें, मैं उनसे कहना चाहूंगा, पहाड़ में इंग्लिश एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। लोग इंग्लिश को बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहूंगा बैरियर मान के चलते हैं, मतलब हवा बना रखा है इंग्लिश, हवा बना रखा बहुत। मैं कहूंगा कि मैं अगर आपको बताऊं, मैं आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि मेरे सीडीएस में
जब मैं आता था तो मेरे 85, 86, 87 मार्क्स भी आए हैं आउट ऑफ 100। तो आप जानते हो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल है ना। तो आप मैं जब तैयारी करके आता था, और बीइंग अ सरकारी स्कूल बैकग्राउंड, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, तो वहां से आके अगर हम लोग कर सकते हैं, मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि ये यूट्यूब से आप सीख सकते हो, और आज के डेट में तो हमसे आज से 10 साल पहले के बच्चे अगर ऐसा कहते हैं यार वो किताब नहीं मिल रही, महंगी है, अवेलेबल नहीं है, तो एक मतलब मैं कहूंगा कि एक्सक्यूज होता भी था। लेकिन आज आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां आपके पास इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो। ये बात रही मैं इंग्लिश की, और मैं आपका बहुत थैंक यू कहूंगा कि हम एक डिटेल उसमें बात कर रहे हैं, और मैं कहूंगा कि सेगमेंट वाइज एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि दूसरा पेपर जो होता है वो जीएस का होता है जी, जो जनरल साइंस हम कहें, जनरल नॉलेज अगर उसको, क्योंकि जनरल साइंस कहने में जनरल है ना, और जनरल है नहीं, जनरल है नहीं, है ना। वो कई बार कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट इतना सिंपल, इतना कॉमन नहीं है, इतना कॉमन नहीं है। तो वैसा ही जनरल साइंस भी है। जनरल साइंस में अगर हम बात करें, क्योंकि अगर मैं मैथ्स साइंस बैकग्राउंड की बात करूं तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी बायोलॉजी है, ठीक है। करीबन मैं कहूंगा कि शायद जितना मुझे याद है 30 क्वेश्चंस इतने में हो जाते थे जो आते थे। और बाकी के जो 90 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बनते हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी जिसे सिविक्स भी कहते हैं उससे बनते थे, इन्वायरमेंटल साइंस से बनते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर हम ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे वो है करंट अफेयर्स जी। जो मिसलेनियस है, डिफेंस के क्वेश्चंस हैं, या हमारे जो और इकोनॉमिक्स के जो छोटे क्वेश्चंस हैं जो, तो उनके वो सब हम इसमें मान के चलते हैं, करंट अफेयर से ही रिलेटेड वो होते हैं। तो आपने, क्योंकि ये एक सागर है ना, जीएस का पेपर जो है वो अपने आप में एक एग्जाम तो अकेले वो है पूरा जी, है ना। तो इसको कैसे टैकल आपने करा, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं जी, और मैंने जैसा कि पहले कहा कि साइंस के सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। हाँ। और बाकी का जो पेपर है आपका पूरा वो आता है आपका पूरा आर्ट्स, या हाँ आर्ट्स से पूरा क्वेश्चन आता है। तो आपने उसको कैसे टैकल करा, कैसे आपको लगता है कि, तो अगर बात करूं साइंस की, तो साइंस में तो बेसिक रिवीजन करके हम लोग चले जाएं तो हमें याद आ ही जाता है। बाकी बात करें अगर करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए बस यही था कि लास्ट के 1 महीने में मैं जितनी भी मंथली वीडियोस होती थी वो देख लेता था। लाइक अगर मेरा पेपर अगर अप्रैल में है तो मैं जो सितंबर से लगातार जितनी भी वीडियोस आई हैं मंथली वो टैकल कर लेता था। डिफेंस अपडेट जितने रिसेंट आए, तो लाइक सबसे इजी है डिफेंस अपडेट, वो इतना आसान होते हैं याद करना। तो आप उनको एक बार देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वो आप टैकल कर लेंगे। बाकी बहुत सारे चैनल जैसे मैंने बताया सीडीएस जर्नी एंड ऑल, तो ये लोग पेजेस निकालते हैं अपने 1 पेजर। तो एक इनकी ना बेसिक एक वीडियो निकले, लाइक एक डॉक्यूमेंट निकलेगा 90 पेजेस का, तो उसे देख के जाओ एंड यू विल टैकल ऑल, मतलब सब टैकल हो जाएगा ऑलमोस्ट 90%। हाँ, तो करंट अफेयर्स तो बेसिक हो जाता है ऐसे, लाइक लास्ट के मंथ में टैकल करो। इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ज्योग्राफी, लाइक ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, चाहे आप फिजिकल की बात करें, इंडियन की बात करें, है ना, या वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इतनी वास्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को कवर करने के लिए आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दीजिए। लाइक अगर इस मंथ से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट ही ज्योग्राफी से करिए, और आगे आने वाले टाइम पे जब और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका रिविजन करते रहिए। बस पार्टीशन में उसे पढ़िए और उस टीचर से पढ़िए जिससे आपको समझ में आता है। जबरदस्ती नहीं है कि किसी का कोर्स लेके आप बैठे हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, देन आपको डिवाइड करना है कि क्वेश्चंस आ कहां से रह जाता। लाइक अगर हमारे पास हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री के अगर 15 क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो उनमें से 5 भी टैकल करना बहुत टफ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हिस्ट्री का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हिस्ट्री में मैं कुछ टॉपिक पढ़ूंगा, जैसे आजकल एंशिएंट बहुत आ रही है, तो हम लोग सिर्फ एंशिएंट पढ़ के जाते हैं, और बाकी का जो पार्ट है मेडिवियल या जो अभी रिसेंट वाला मॉडर्न, तो हम उसे स्किप कर देते हैं। तो वैसे ही अगर आजकल देखें इको के क्वेश्चंस आजकल 12-13 बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इको के क्वेश्चंस को आप ज्यादा टैकल कर सकते हैं। इको के लिए आप ना बस 1 या 2 वन शॉट वीडियोस आती है, उनको टैकल कर लीजिए, इको इज डन। इको आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। बाकी बचा अगर पॉलिटी देखें, पॉलिटी इज लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी ऐसा होता था, बहुत इंटरेस्टिंग होता था, आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन की बात करिए, आप किसी भी लाइक आप आर्टिकल्स की बात करिए, आर्टिकल 32 की बात करिए, बेसिक आर्टिकल्स की बात करिए, तो वो बहुत कनेक्टिव लगता था लाइफ में। तो वो चीजें मतलब ये था कि पॉलिटी बहुत कनेक्टिव लगती थी। तो इसके थ्रू ना आप मल्टीपल चीजों को टारगेट कर रहे हैं। और बाकी बचा साइंस तो आपका पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बस अगर हाँ ये था कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से था तो थोड़ा बायोलॉजी टफ थी, लेकिन बायोलॉजी को टैकल करने के लिए भी वही कि अगर ना आपको किसी भी चीज को करना है तो मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए। कंटेंट बहुत ज्यादा है तो अपना एक कंटेंट डिफाइन कर लीजिए,
और उसको बस मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर वो कंटेंट भी अगर आपको पेपर में याद आ गया ना, तो आप उतने में भी पेपर क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस में अगर मैं 35 मार्क्स अराउंड ले आऊं, सो वो मतलब एक बहुत ही अच्छा स्कोर है, मोर देन एनफ है। वो 20 लाने में आपदा आती है जी सेक्शन वो तो है। तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने लगभग सारी बातें बताई। मैं हमारे दर्शकों से, खासकर वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे कहूंगा कि एनसीईआरटी आप फॉलो करिए। जी जी जी, है ना, एनसीईआरटी से क्योंकि आपको बहुत मदद मिलती है। अब मैं अभी आपने एक सेंटेंस कहा कि मुझे पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। एक बार मैं हमारे कहीं पर एक जिक्र आया ऐसी बात करते हुए फ्रेंड सर्कल में। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस। सो एक बात आई कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने कहा और किस आर्टिकल के लिए कहा। तो मैंने सोचा यार क्या बात कर रहे हैं लोग, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कोई किताब पे कोई हार्ट और सोल कैसे हो सकती है ना। तो मैं घर गया, तो मैंने यूट्यूब पे उस पे देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि उसको हार्ट आर्टिकल 32 को उसको हार्ट एंड सोल कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने। और जब मैंने उसको पढ़ा, जब उस पर रिट पढ़े, तो मेरे को लगा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब आज तक मुझे ही बताई थी है ना। तो उसके बाद फिर क्योंकि मैं प्रिपरेशन में जब मैं आया, तो मैंने सिविक्स से स्टार्ट किया, पॉलिटी से स्टार्ट किया। मैंने लक्ष्मीकांत खरीदी और मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था। लेकिन लक्ष्मीकांत जो है, मैं सभी से कहना चाहूंगा, लक्ष्मीकांत थोड़ा सा टफ है और सिविल के लिए ज्यादा यूज होती है, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया। तो मैंने पढ़ना उसको शुरू करा, और आप यकीन नहीं मानोगे, शायद 10-15 दिनों में मुझे मतलब उसका ना एडिक्शन हो गया जी। अब मुझे जानना था कि अब क्या होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स मैंने पढ़ लिया, अब मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है, फिर मुझे हमारी जो डीपीएसपीस होती हैं वो पढ़नी होती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अगर आपको मैं आज भी क्योंकि हम ना पॉलिटिकल पॉडकास्ट करते हैं काफी, और बहुत बहुत बड़े पॉडकास्ट करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा। तो हम लोगों के साथ बैठते हैं, हम पॉलिटिशियंस के साथ बैठते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठते हैं। तो मैं जब उनसे क्वेश्चन करता हूँ, शायद इसलिए कर पाता हूं या इसलिए इन चीजों को समझता हूं अपने परिवेश को, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल हमारी विल थी उसको देखा था, हमने पॉलिटी पढ़ी है। तो मुझे पता है कि इनका अधिकार क्षेत्र कितना है, मैं किस लेवल तक इनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं और ये कितने तक मुझे जवाब देंगे, और बीइंग अ सिटीजन मेरे कितने राइट्स हैं, मुझे कितना जानने का हक है, कितने मेरे अधिकार हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यूपीएससी की तैयारी आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको एक ऐसा मैं कहूंगा कि इस मंजिल पर आपको लाके खड़ी करती है जहां आपको पता होता है कि नहीं अब तो मैं कुछ कर जाऊंगा जी। है ना। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने डिटेल एक बताया कि कैसे हो, और जो बातें मयंक ने बताई लगभग इन बातों से आपकी सेक्शनल कट ऑफ जीएस में और इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। अब हम क्योंकि आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई ओटीए तक की। हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि ओटीए की जो आपकी मेरिट बनती है वो इंग्लिश और जीएस के मार्क्स से बनती है। अब हम आगे बढ़ेंगे आईएमए एंट्री के लिए। तो आईएमए एंट्री के लिए आपको मैथ्स का एग्जाम देना होता है जी। और मैथ्स में कहूंगा क्योंकि ऑन पेपर तो उसमें लिखा हुआ है पीडीएफ में कि अप टू द हाई स्कूल लेवल है ना। और लेकिन जब आप उन क्वेश्चनों को देखते हो, बीइंग अ टीचर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम, और मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, मैं थ्रू आउट मैथ्स पढ़ रहा हूं, लेकिन और मैं टीचर था, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, लेकिन तब भी जब मैं क्वेश्चनों को देखता था, आपके पास लेवल्स होते हैं। तो वो जो मतलब मैं कहूंगा कि उस लेवल का सबसे ऊपर का लेवल होता है, मतलब अगर आप 10th में सबसे ऊपर का लेवल है वो सीडीएस में पूछा जाता है। बिल्कुल है ना आप। और एक तो मैं कहूंगा सिलेबस भी काफी वास्ट है। एनडीए में थोड़ा सा मैथ्स में आपको एक मैं कहूंगा प्रिविलेज होता है, थोड़ा सा सिलेबस जो होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी होती है जो आपने 11th और 12th में पढ़ी होती है, और यहाँ ये सब नहीं होता। और ये पढ़ा भी था तो कब पढ़ा था हाँ 3 साल पहले पढ़ा था। तो मैथ्स को, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं मयंक कि साइंस बैकग्राउंड से सबसे ज्यादा जो एज और सबसे कंफर्ट जोन में हम जो रहते हैं वो रहते हैं मैथ्स में। बिल्कुल है ना। तो और कहीं ना कहीं अगर कई बार सिलेक्शन नहीं भी होता उसका रीजन भी मैथ्स होती है ना। तो आपने मैथ्स को कैसे टैकल करा, और मैथ्स में आप हम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या रिसोर्सेज आप उनको बताएंगे कि क्या हो सकते हैं? तो अगर स्टार्ट करूं मैथ्स के बारे में, सो मैथ्स अगर आपको स्टार्ट करनी है तो बेसिक सबसे पहले तो आप जो भी ना मतलब बेसिक है वो क्लियर कर लीजिए। मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं है ना, अगर YouTube में आप एक बार छानिएगा तो आपको इतने टीचर्स मिलेंगे, लेकिन एक ब्रार सर करके हैं, सो आई विल रिकमेंड कि सब लोग आप उनके थ्रू जाइए। अगर नहीं समझ में आता तो मल्टीपल टीचर है, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन है तो वो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो आप अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए। आज
अगर 2 दिन लगा के भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मान लीजिए अगर आपने आज एचसीएफ एंड एलसीएम वाला चैप्टर कंप्लीट करा है, तो अब इसके बाद मैं क्या करता था कि मैं इसके 200 क्वेश्चन लगा लेता था। तो वहीं पे कोई भी किताब उठा के, जैसे एससी वर्मा है या ब्रार सर की खुद की किताब है जो ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, तो आप उससे जाइए 200 क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू लगा लीजिए। तो मेरे हिसाब से ना इससे ज्यादा सॉलिडिफाई आप एक टॉपिक को कर ही नहीं सकते। आपने उस टॉपिक को सॉलिडिफाई कर दिया, अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है कि कुछ टॉपिक होगा जो आपके कम समझ में आता है, तो आप उसको पूरा स्किप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में याद रखिएगा जब उसके क्वेश्चन आएंगे तो तब भी पूरा स्किप करना है, क्योंकि हम लोग जब वहां टाइम के जंजाल में फंस जाते हैं तो उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में और प्रेशर ले लेते हैं, है ना, और जो आ रहे हैं क्वेश्चन उन्हें छोड़ देते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सीडीएस की, तो सीडीएस में अगर आप 40 क्वेश्चन आराम से कर सकता है कोई भी बच्चा जो सच में मन लगा के तैयारी कर रहा है, वो मैथ्स के 40 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 40 से आगे का स्कोर तब बढ़ेगा जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे मैं, ऐसा नहीं था कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, तो मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने मेरे को रेकमेंड करा कि तू क्वेश्चंस लगा बहुत ज्यादा, तो मैंने इंग्लिश और मैथ्स मैं इतने क्वेश्चंस लगाए कि मैं 200 300 क्वेश्चन लगाता था पर टॉपिक। तो जब इतने टाइम लगता है, ऐसा नहीं, और डाउन भी आता है, आदमी बहुत डाउन फील करता है कि यार रोज तो तैयारी कर रहा हूँ, कब होगा। तो अगर आप कर रहे हैं ना तो बस उसे कंटिन्यू रखिए, है ना, दिस इज टेस्ट ऑफ परसिवरेंस। तो आपके टेस्ट हो रहा है, आप करिए, होगा श्योर है, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन बस वो ये कि आप मैथ्स के ना मल्टीपल क्वेश्चंस लगाइए, मैथ्स और इंग्लिश मल्टीपल क्वेश्चंस, और आप क्रैक कर लेंगे आराम से। बिल्कुल, मैं आपने बहुत अच्छी बात कही। परसिवरेंस का ये टेस्ट है, एक्चुअली ये रिटर्न का टेस्ट नहीं है, परसिवरेंस का टेस्ट है। और मैं आपकी बात में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं आपकी बात में इसलिए बातें कर पा रहा हूँ, ये पॉडकास्ट ना होकर डिस्कशन ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही कोई छोटा भाई जो हमने अपनी बातें हम साझा कर रहे हैं। मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कई बार ना इसको स्कूल के एग्जाम की तरह लेते हैं कि मुझे 100 लाने, 80 लाने, 60 लाने, या जो भी है। लेकिन यहाँ जो एग्जाम है, मेरा ये मानना है, पर्सनल बिलीफ मेरा ये है कि जब आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो आपको ये याद रखना है कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है से ज्यादा है आपको छोड़ना क्या है। ये आपको अपनी पढ़ाई के दौरान भी, और ये आपको अपने जब आप एग्जाम दे रहे हो वहां पर भी, क्योंकि जब आप ये सीख जाते हो कि मुझे क्या चीजें एलिमिनेट करनी है और क्या चीजें मेरा प्लस पॉइंट क्या है, तो आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाता है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, जब मैं स्टार्टिंग के जब मैंने अपने अटेम्प्ट दिए थे, तो मैं बहुत बार 1 नंबर 2 नंबर, तब मेरिट जाती थी 109, 110, 111 ऐसी जाती थी, तो मैं 107, 108, मैं इतने नजदीक पे आके मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि यार मैं इतना क्लोज हो गया फिर भी मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि गलतियां मैं कर रहा था, मैं रॉन्ग अटेम्प्ट ज्यादा हो वो ज्यादा हो रहे थे जो मुझे नुकसान दे रहे थे। फिर मैंने उसको अपने लाइफ में भी एक लेसन लिया कि आप अगर अपनी लाइफ में आप अपनी पॉजिटिव साइड्स, आपके क्या, आपका पॉजिटिव एंड क्या, अगर आप उसे जानते हो, अपनी वीकनेसेस को जानते हो, तो आपको चीजों को ना टैकल करना आसान हो जाता है। जी मयंक भाई, आपने लगभग हमें रिटर्न का बहुत अच्छा, हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी एस्पिरेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छा आपने एक रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे बताए हैं, और मैं कहूँगा कि उन लोगों को ये पता भी चल गया कि कैसे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है जी। मैं अगर हमारी बात आगे बढ़ाऊं, अब हम थोड़ा एसएसबी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि एक स्टिग्मा दोबारा से मैं कहूँगा कि सिविल, जब आप डिफेंस की तैयारी करते हो तो दोबारा मैं पहाड़ में, मेरा ऐसा मानना है कि पहाड़ में ऑफिसर जितने ज्यादा बनेंगे उतना हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो पहाड़ का कैलिबर होता है वो अच्छा होता है, बहुत ज्यादा। हमारी जो मैं कहूँगा कि ज्योग्राफिकल जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं। जब आप हिल में आप लड़ाई लड़ते हो तो आपको बहुत जगह, ये हमारे पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं ये तब हमें हेल्प हुई है। बिल्कुल। तो हमारे जो, एक तो हमारे जो पहाड़ के लोग होते हैं इनका, क्योंकि हम लोग ना बहुत डिफेंसिव उसमें रहे हुए हैं पहले से ही, हमारी जो मैं कहूँगा कि हमारी ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिटी है वो रही है, तो इसका फायदा हमारे डिफेंस सर्विस में मिलता है। और मैं कहूँगा हम लोग तो बहुत प्राउड हैं कि सबसे पहले जो सीडीएस हैं वो हमारे उत्तराखंड से हैं। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे हमारे आर्मी के चीफ जो रहे हैं वो उत्तराखंड से रहे हैं। और अगर आप देखो तो पहाड़ में बहुत सारे लोगों को एसएसबी को लेके एक डर है मन में, पहले तो इन जनरल पूरे देश में ही है, लेकिन पहाड़ में थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे हमारे वहाँ बच्चे सोल्जर तो काफी बनते हैं, अग्निवीर काफी बनते हैं, लेकिन ऑफिसर बनने की जहां पर बात आती है वहां पर थोड़ा सा एक डर, एक इंग्लिश की वजह से और दूसरा एसएसबी की वजह से आ जाता है, क्योंकि आपने मल्टीपल एसएसबीज दी हैं। तो अब एक बार डिटेल में आपने कौन कौन सी एसएसबी कहाँ दी हैं, किस किस, जैसे एनसीसी की, सीडीएस की, उस पे बात करिए। फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि एसएसबीज में क्या होता है, कैसे होता है और कैसे टैकल किया जाता है। जी। सो अगर एसएसबीज की बात करूं तो मैंने अभी तक दी है 4 एसएसबीज। जो मेरी पहली एसएसबी थी वो थी सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद, जो सेंटर सिलेक्शन सेंटर है
तो अगर वहां की एसएसबी की बात करूं तो मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, और वो मेरी एनसीसी की 57 एंट्री की मेरी जो एंट्री थी उसकी जो मेरी एसएसबी थी। तो वहां से कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद डिसहार्टेंड बहुत ज्यादा था मैं, आगे प्रिपेयर करा वापस से, और अगली एसएसबी दी मैंने सिलेक्शन सेंटर 50 सिलेक्शन सेंटर भोपाल में, जहां मैं रेकमेंड हो गया था एनसीसी 58 के लिए। और उसी की रिसेंट में जो मेरिट आई है वो भी है। उसके बाद मैंने थर्ड एसएसबी दी 3 FSB गांधीनगर में, जहां से फिर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया और फिर आगे प्रिपेयर करा अगेन, और उसके बाद मैं वापस से रिकमेंड हुआ अभी, जहां पे मैं जलंधर से रिकमेंड हूँ। तो इस ये वाली जो है ये मेरी आईएमई की है 160, जो सीडीएस के थ्रू थी। तो ये मेरी 4 एंट्रीज है अभी तक की। ओके, सो मयंक, आपने 2 एंट्रीज आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, और 2 एंट्रीज आपने आप कॉन्फ्रेंस इन रहे जी, सेलेक्ट हुए आप। क्योंकि हम सीखते हैं जब हम हारते हैं, क्योंकि जब हम जीतते हैं तब हम सिर्फ जीतते हैं, जब हम हारते हैं तब हम सीखते हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि वो जो 2 एसएसबी जब बाहर हुए, और आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं घर आया और मैंने उस पर काम किया, मैंने उस पर देखा कि मैं कहाँ वो हुआ। तो हम सबसे पहली एसएसबी आपकी जो थी एनसीसी की 157 उसकी स्पेशल एंट्री, तो उस पर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रही आपसे? तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं ना, एसएसबी एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपको किस चीज के लिए जज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आदमी बिल्कुल ब्लैंक होके जाता है। तो उस बारी मैंने सबसे सुना था कि बी नेचुरल, जो वैसी बन के जाओ हो जाओगे। तो मैं वैसे ही गया था, मजाक मस्ती में थोड़ा बेसिक चीजें मैंने सीख ली थी। एक कोचिंग ले ली थी दिल्ली से, जो हर कोई पहाड़ी लड़का करता है, और मेरे अलावा 4 बच्चे और थे उत्तराखंड से। तो हम सब लोग वही की मतलब एक बेसिक कोचिंग ले ली और सीधे चले गए एसएसबी में। वहां जाने के बाद स्क्रीनिंग तो मैं हो गया था, क्योंकि मैं एनसीसी में था तो थोड़ा आवाज पे कमांड था मेरा, तो उसकी वजह से मैं स्क्रीनिंग तो हो गया। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस की बात आई तो मैं उसमें बाहर हो गया। तो जब मैं बाहर हुआ तो वहां पे कुछ प्रीवियसली रेकमेंडेड बोलते, जिन्हें हम जो पहले से रेकमेंडेड थे, उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि यार, जब उन्होंने जाना कि मेरी साइकोलॉजी की स्टोरी ऐसी बनती है, या फिर मैं ग्रुप में ऐसा काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि ग्रुप का काम तेरा अच्छा था, लेकिन जो तेरा साइकोलॉजी था या जो इंटरव्यू में तूने आंसर दिए वो अच्छे नहीं थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट दिया। रेफरेंस पॉइंट था डीकोड एसएसबी करके, एक इंस्टाग्राम पे चैनल है, तो वहां के थ्रू मैंने ज्वाइन करा। उन्होंने मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन करा, मेरे को रोज स्टोरी पे बताते थे कि आज तुमने ये गलत लिखा है, इस चीज पे काम करने की जरूरत है। तो जब उन्होंने मेरे को बताना शुरू करा तो वो डीकोड एसएसबी के थ्रू मैंने साइकोलॉजी पे काम करा। फिर उन्होंने इंटरव्यूज लिए, मेरे को बताया। मैं पहले तो ना मैं इतना हेजिटेट हो जाता था ना, मैं कांपने लग जाता था इंटरव्यू में, या कभी कभी ना बिल्कुल आंखों में पानी जैसा भर जाएगा अगर किसी ने डांट दिया। और मेरा जो पहला इंटरव्यू था उसमें मेरे को बहुत डांट पड़ी है। तो मतलब अब तो प्रेशर बनाना बोलते हैं, अब समझ में आ गया, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि ये प्रेशर बना रहे हैं। तो उन्होंने ना कि पापा की यूनिट के बारे में बताओ, तो उतना नहीं पता था मेरे को। तो पूछते पापा के सीईओ कौन थे लास्ट, तो इतना तो किसी को क्या ही पता होता है। तो अब वहां पे तो समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को सोचा पता होना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन के बाद उन्होंने बहुत डांटा मेरे को, तो मतलब मेरे ना आंख भर आई थी कि मैं तो अब रो ही दूंगा वाला। तो थोड़ी देर बाद इंटरव्यू उन्होंने खत्म कर दिया। तो फिर बाद में पता चला कि कैसे इंटरव्यू पे काम करना है। फिर मैंने लगातार साइट पे काम करा, इंटरव्यू पे काम करा, और जीटीओ के लिए मैं बेसिक अपने दोस्त जितने भी थे यहाँ के, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कर लेता था, थोड़ा बहुत लेक्चरेट की तैयारी कर लेता था। तो ये सब बेसिक करने के बाद मैं अगली एंट्री में गया और फिर वहां मैं रेकमेंड हो गया था। मयंक, आपने जो बात बताई, जी, मैं कहूंगा कि क्योंकि आप पिछले कुछ समय से ना इसी में इंडल्ज हैं, जी, तो आपके लिए जो आपने सीढ़ियां बनाई हैं बहुत सही है, आपने एक कनेक्टिंग बनाई है। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि जो पहला दिन होता है हमारा, वो होता है आपका स्क्रीनिंग इन का डे, जिसमें आप जाते हो तो आपका जीडी और सबसे पहले आपका OIR टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। उसके बाद आपका होता है इसमें जीडी, फिर होता है पीपीडीटी और जीडी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि आप एसएसबी में सिर्फ 2 ही दिन बाहर होते हो, या तो आप पहले दिन बाहर होते हो या आप 5वें दिन बाहर होते हो। इसमें दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आप कोई बाहर नहीं होते हो। तो एक जो स्टिग्मा जो है, जो मैं काफी सुना है, मैं दूसरे दिन बाहर हो गया, ये तीसरे दिन बाहर हो गया, ये बहुत सुना है मैंने। तो ये नहीं होता है, आप या तो सिर्फ पहले दिन बाहर होते हो या 5वें दिन बाहर होते हो। जब आप पहले दिन बाहर होते हो तो आप स्क्रीन आउट होते हो, जब आप 5वें दिन बाहर होते हो आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो। तो पहले दिन का तो हमने बात करी, और मैं कहूंगा कि पहला दिन ट्रेलर होता है बाकी के 5 दिनों का। हाँ, बोल सकते हैं ना। तो बाकी के जो 4 दिन होते हैं उनका ट्रेलर होता है। हाँ, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, तो दोबारा
हम लोग मेरा कोई डिफेंस से कोई रिलेशन नहीं है, और दूसरा क्योंकि बीइंग मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम, तो हमारे लिए पहले तो लैंग्वेज पे काम करना होता है, आपको एक अच्छी लैंग्वेज कन्वे करनी होती है, और दूसरा आपका जो साइकोलॉजी है वो अच्छे से पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल है ना। तो जब आप बात करें पीपीडीटी की, है ना, पीपीडीटी का मतलब होता है पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और कुछ सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड्स के आसपास, 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, और आपको उसको देख के, कई बार तो धुंधली होती है, उसको देख के आपको स्टोरी लिखनी होती है, और उस स्टोरी का जो मानक है, ऐसा माना जाता है कि उसमें मोटिवेशनल भी होना चाहिए, मैसेजिंग भी होना चाहिए, हाँ मतलब अलग अलग चीजें जो चल रही हैं अभी मार्केट में कि वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये है वो है, तो ये होता है। और मैं हमारे जो, क्योंकि अगर हम बात करें जैसे पीपीडीटी है या टेट है, या हम बात करें अगर थोड़ा सा, अगर हम अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बात करें, जीटीओ, जी बिल्कुल, जीटीओ पे बात करते हैं, या हम जब आपको स्पीच में भूल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, जब बोलना होता है लेक्चरेट पे बात करनी होती है जी, तो आपको ना यहाँ पर अगर आप देखो, बीइंग अ एस्पिरेंट, आपको मल्टीपल डायरेक्शन पे काम करना है अपने, बिल्कुल आपको देखना है कि मुझे लिखना भी अच्छा है, मुझे बोलना भी अच्छा है ना, और करना भी अच्छा है, और इफेक्टिव होना चाहिए, तीनों चीजें। हाँ, एक और उसमें लेक्चरेट में, सॉरी जीडी में एक परसेप्शन है जो मैंने पर्सनली सीखा, मैंने वो बोलते थे कि अगर आपको कोई चीज कहनी है, अगर आप नहीं कह पा रहे हो तो आप बोलते हो यस यस आई एम एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। अब मैं सोचता था यार ऐसा नहीं बोलना है, क्या पता सबने यही वीडियो देख के पहुंचे हो, सब यही बोल रहे हैं, कोई बोलने वाला भी तो चाहिए। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं दोबारा, क्योंकि हमारा एशिया का सबसे मुश्किल इंटरव्यू इसे माना जाता है, तो कोई ना कोई वजह तो है जो इसे सबसे मुश्किल आता है दोबारा हमारे जो, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं निकलेगा जी, है ना, इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर आप तैयारी करो, तैयारी मैं कहूंगा कि आपको बाहर नहीं देखना, आपको खुद में देखना है, अपनी पर्सनालिटी पे देखना है कि आपको लगना चाहिए। मैं तो, मेरा एक मानना था, मैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डिस्कस करने के लिए वो नहीं था, तो मैं क्या करता था कि मैं मिरर में देख के बात करता था, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मैं मिरर में देख के बात करता था, और मैं एक ही क्वेश्चन पूछता था बार बार अपने से, जब मैं अपना पूरा लेक्चरेट या कोई भी चीज खत्म करता था, मैं पूछता था कि क्या मुझे देख के कोई कुछ सीख सकता है, बिल्कुल, क्या मैं ऐसी पर्सनालिटी हूं कि मुझे, अगर मेरे को कोई देखे और कहे कि यार रोहित से कुछ सीखना चाहिए जी, अगर जिस दिन मुझे इसका जवाब हाँ मिलता था तो मैं सोचता हाँ आज मेरा लेक्चरेट अच्छा रहा, या जो भी मेरा टॉपिक था वो अच्छा रहा, और जिस दिन मुझे लगता था नहीं भाई अभी तो मजा नहीं आया, अभी और तैयारी करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। मैं कहूंगा मिनी वर्जन है सिविल सर्विसेज का, आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत वास्ट जाना पड़ता है आपको, इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया जापान रिलेशंस, आपको यूरोप इंडिया यूरोप रिलेशंस, यूरोपियन उसमें, और खासकर पिछले कुछ समय से, अब मुझे अभी क्योंकि मैं पिछले 1-2 सालों से मैं इससे टच नहीं है मेरा, लेकिन पहले जब हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे हमारे जो वर्ल्ड हमारी पॉलिटिक्स थी उसके काफी जिक्र हुआ करता था, बिल्कुल अभी भी होता है, हाँ वो काफी जिक्र हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है कि आप ईरान को नहीं जानते हो तो आपने ईरान नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा आपको ईरान, आपको मिडिल ईस्ट पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना, आपको इंडिया से बाहर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगा इसी से आपका एक्सपोजर भी अच्छा होता है, हाँ, आपको लोगों को जानने को मिलता है। हम तो अल्मोड़ा में रहते हुए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हम कई बार कसारती भी जाते थे, हमें फॉरेनर मिलते थे जी, तो मुझे अगर कोई इजरायली मिले तो मैं उससे पूछने लग जाता था, हाँ भाई ये अच्छा क्या चल रहा है इजराइल में, क्या चल रहा है इजराइल में। तो अब मैं अभी हमारे दर्शकों को बताऊं कि मुझे पता ही था इजराइल वाले इंग्लिश कम बोलते हैं, वो तो हिब्रू बोलते हैं, हाँ अब मुझे ये मतलब जब मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, तो एक चीज मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगा, शायद इस पे आप भी मेरे से सहमत होंगे, कि पढ़ाई को ना किताब बंद होने तक वहां मत रखो, पढ़ाई को अपनी पर्सनालिटी में लेके आओ, अपनी डे टू डे लाइफ में लेके आओ, तो पढ़ाई बड़ी प्यारी चीज है, उसके बाद ना बड़ा बड़ा मजा आता है ना। मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो ये खाना बना रहा होता था, तो माय ब्रदर, तो मैं उससे डिस्कस करता था, तुझे पता है ये चीज ऐसे होती है, ये ऐसे हो, यार हमें तो पता ही नहीं था, ये तो ऐसे होता था। तो उससे क्या होता था ना कि चीजें, मतलब आप डिस्कस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका ग्रुप डिस्कशन ठीक हो रहा है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका लेक्चरेट अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, और वो नॉलेज ना जो आप अभी शेयर कर रहे हो वो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक इम्बाइब रही, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर आप उसे डिस्कस नहीं कर रहे हो तो थोड़े टाइम में आप हल्के हल्के भूलने लग जाओगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी, बिल्कुल, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मयंक। मैंने ना एक बार कहीं पढ़ा था, पावर कम्स फ्रॉम नॉलेज, बिल्कुल, है ना। तो आपको अगर लाइफ में पावरफुल, आपको बाहुबली वाले सेंस में नहीं बनना है, पावरफुल इन द सेंस कि अगर आप कहीं जाते हो, मेरा ये मानना है कि अगर कहीं पर डिस्कशन हो रहा है, ये मेरा ना, मैं इसको कहूंगा कि मैं इस सिद्धांत को फॉलो करता हूं, अगर मैं किसी रूम में बैठा हूं
और वहां अगर डिस्कशन हो रहा है तो मैं उसका पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना, मैं खाली दूर से उसका दर्शक नहीं बन सकता, है ना। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी ग्रुप के डिस्कशन का पार्ट तब हो सको जब आपको नॉलेज है। बिल्कुल है ना, जब कोई भी बात वहां पर चल रही है तो अगर आपको उसका नॉलेज है तो आप अपने आप उस पर मतलब आपका पार्टिसिपेशन आता है, और पार्टिसिपेशन आने से आपको अब वहां से दो चीजें आप नहीं सीखोगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो चीजें है। होनी चाहिए। और एसएसबी का मैं इसलिए भी बहुत मैं सोचता हूँ कि पर्सनालिटी एनहेंसमेंट में बिल्कुल मैं नहीं मानता, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं कोई बात नहीं, वो जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। बिल्कुल। जब एक बार वो बाहर होते हैं, वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस जो आता है उनके अंदर ना, वो 5 दिन ना आपके पास फोन नहीं है, बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है, तो आप लोग जा रहे हैं, दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग गेम्स खेल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं एक मद्रास के लड़के से मिल रहा हूँ, एक महाराष्ट्र के लड़के से मिल रहा हूँ, तो पहली बार मैं जान रहा हूँ कि मद्रास का कल्चर अच्छा ऐसा है, हाँ, महाराष्ट्र का कल्चर ऐसा है। उतने दिनों में हम लोग साथ में गेम्स खेल रहे हैं, मेरी बास्केटबॉल स्किल्स इंप्रूव हो रही है, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, नई नॉलेज बढ़ रही है, नए पर्सपेक्टिव जुड़ रहे हैं। तो इससे ऐसा होता था कि नॉलेज तो बढ़ी रही है, लेकिन आपका जो सोशल कल्चर वाला जो नेचर है ना आपका, वो बढ़ रहा है। और सोशल नेचर लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका सोशल नेचर नहीं है ना, तो इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत टफ है। मैं एक ही चीज मानता हूँ ना, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए जी। जो ह्यूमन है ना वो सोशल एनिमल है। बिल्कुल है ना, इंसान सोशल एनिमल है। कई बार हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं यार मुझे आइसोलेटेड रहना पसंद है। जी। तो मैं सोचता हूँ कहीं गुफाओं में रहो। है ना, ये समाज में तो क्योंकि हम लोग हैं एक दूसरे के। देखिए मैंने अपनी बात आपसे कही, आपने मुझसे कही, हम दोनों ने, मुझे मान लो 19 आता था, आपको 20 आता, तो अब मैंने एक सीख के गया हूँ मैं यहाँ से बिल्कुल। कि मैंने ये सीखा है, और ये कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत इंपैक्टफुल होती है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि हमने एसएसबी में आपने कॉन्फ्रेंस आउट होने की तो बात बताई, बिल्कुल आपने बताया कि आपने उन पे जो आपके कमियां थी उन पे आपने काम किया और अगली बार आप गए। जब आप जिस बार आपने कॉन्फ्रेंस इन हुए हैं, आप जब अभी सिलेक्ट हुए हैं, तो क्या आपके आयोग के आपके क्वेश्चन थे? और इस बार जब आप इंटरव्यू दे रहे थे, या मैं कहूंगा एसएसबी जब थ्रू आउट ऑफ 5 के 5 दिन, तो क्या आपका मैं कहूंगा साइकोलॉजी थी, और आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि मतलब एक होता है ना कि आपको अपना पर्सनालिटी बहुत ऊपर रखनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रखना पड़ता है कि नहीं मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ। है ना, कई बार गलतियां होती हैं, है ना, वी आर ह्यूमंस, तो हम गलतियां करते हैं। तो आपने क्या आपका मैं कहूंगा कि रोड मैप क्या था उन 5 दिनों का जब आप? तो अगर मैं पहले बात करूं ना, कि मैंने प्रेपरेशन इतनी करी थी कि मैं थोड़ा तो कॉन्फिडेंट था कि यार नॉलेज में इतना पढ़ के गया हूं, अगर मैं करंट अफेयर्स करके जा रहा हूं, अगर मैं जो भी सीडीएस की पढ़ाई है उसे अप्लाई कर रहा हूं, तो आगे जाने के बाद ऑब्वियसली वो मेरे ग्रुप डिस्कशन में जुड़ेगी, मेरे पार्ट्स में जुड़ेगी, जहां पे मैं लेक्चरेट दूंगा, तो ऑब्वियसली ग्रुप में मेरी जगह बन रही है। तो ये मेरे को पता था कि जीडी लेक्चरेट में यहां से टैकल करूंगा। अब अगर मैं बात करूं पीपीडीटी की, तो मेरे दोस्त मेरे लाइफ में बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले करा है, तो मैं हमेशा उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कर लेता था। रात को कभी मीट पे चले गए, जरूरी नहीं है ना कि आपके ऑफलाइन दोस्त हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, मीट पे जाके कर लो, या फिर आप चाहो तो सामने सामने कर लो फिजिकली, या फिर आमने सामने खुद ही शीशे में बात कर लो, जो आपने बोला ये मैं बहुत करता था। जब मेरे को लगता था कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो मैं खुद ही आईओ के क्वेश्चन बोलता था और खुद ही शीशे में बोलते रहता था। तो अपना ऐसा होता है ना कि अपने आंख से आंख मिलाना बहुत टफ होता है शीशे में, और जिस दिन आपने वो कर लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो जब ये सब करके मैं वहां गया, तो जब फर्स्ट डे में गया ना, तो मतलब मैं बोलूंगा कि लोग कह सकते हैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं श्योर था कि अगर यहाँ एक भी बंदा हो रहा है ना, तो मैं स्क्रीन इन हो रहा हूँ, वो मैं हूँ, क्योंकि ना मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली थी पहले से। तो अगर मैं स्क्रीनिंग का बात करूं, स्क्रीनिंग का मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। हाँ वो धक धक होती है कि जब नाम लिए जाते, तो वो तो था ही जीवन में। उसके बाद जब अगले दिन हुए साइकोलॉजी टेस्ट में, मैं मतलब ना मेरे जितने भी मेंटर थे उन्होंने मेरे को बोला था कि दिमाग खुला रख के जाना, अब तूने जितनी प्रिपरेशन करनी थी कर ली है, अब बस एक टेस्ट है तो दे आराम से, है ना, अगर होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो अगली एसएसबी लाइंड अप है। और क्योंकि अगली एसएसबी मेरे 2 हफ्ते बाद ही थी, तो मैं श्योर था कि चलो कोई नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और हो जाएगा। तो इसलिए मैं साइकोलॉजी तो मेरा बहुत बढ़िया गया था। देन इंटरव्यू की बात करूं, तो इंटरव्यू मैंने दिया था इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग में आई थिंक मेरा लास्ट इंटरव्यू था। तो जब मेरा लास्ट इंटरव्यू था, तो तब तक मतलब बहुत ड्रेन हो जाता है आदमी, आप बिल्कुल कपड़े पहन के बैठे हो वहां पे, तो मैं थोड़ा टेंस भी था, लेकिन मेरे को याद था कि मैं लास्ट टाइम का जो मेरा इंटरव्यू था उसमें बहुत नर्वस था मैं। तो मैं इस बार सोच रखा था कि मैं नर्वसनेस नहीं दिखाऊंगा अपनी, और उसके अलावा जो भी आंसर्स थे, अगर आता है तो यस सर आई नो बता दिया, नहीं आता है तो कॉन्फिडेंटली बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो। उन्हें इंसाइक्लोपीडिया तो चाहिए ही नहीं, है ना, ऑफिसर चाहिए। तो अगर मेरे को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, है ना, मतलब ऐसे बथेरो लोग यार, अगर मैं उन सर से ही पूछूं तो उनको भी कितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ऑफिसर बनने लायक नहीं है। तो बस मैंने ये माइंडसेट रखा था कि अगर नहीं आता है तो सॉरी सर आई डोंट नो, ये बोल के मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद बात आई मेरे जीटीओ की। तो जीटीओ में मैं कहूंगा ना कि मेरा एक तो सोशल नेचर था, तो वो मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव था।
उसके अलावा जो ग्रुप डिस्कशंस और जीपी और ये लेक्चरेट के बाद मेरा जो इम्पैक्ट था ग्रुप पे वो बहुत अच्छा था। उन्हें लगता था कि ये नॉलेजेबल बंदा है जिसके पास पॉइंट्स अच्छे अच्छे, तो फिर पीजीटी और जो बाकी टास्क फॉलो अप होते हैं उनमें वो मेरे को हेल्प करने लगे थे और मेरी बॉन्डिंग भी अच्छी बन गई थी लोगों से। तो ये 3-4 दिन मेरे मस्ती में भी गुजरे, हमने मस्ती मजाक भी करा, खूब गेम्स खेले, उसके साथ साथ हमने टास्क भी मजाक में कंप्लीट कर लिए। देन फिर 5th डे जो आया कॉन्फ्रेंस का था, तो कॉन्फ्रेंस में मेरे बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। कॉन्फ्रेंस में मेरे को बुलाया, यही पूछा कि हाउ वाज द फूड एंड बहुत बेसिक, मतलब 1 मिनट का टाइम था। तो फिर मैं समझ गया था या तो मैं सीधे सीधे इन हूँ या मैं सीधे सीधे बाहर हूँ, डाउटफुल केस तो नहीं हूँ। तो उसके बाद में रिजल्ट आया, देन स्क्रीन मतलब हो गए थे कॉन्फ्रेंस इन, तो फिर बाद में लगा कि अच्छा चलो सीधे सीधे इन थे, है ना। सो ये था। उसके अलावा इंटरव्यू में क्वेश्चंस मल्टीपल थे कि मतलब फादर की यूनिट में वो गए, लेकिन इस बार मैं वेल प्रिपेयर्ड था। तो 2-3 क्वेश्चन के बाद उन्होंने खुद ही नहीं पूछा। बाकी मदर फादर की क्वालिटीज जो तुम इंप्रूव करना चाहते हो, उसके अलावा क्या क्वालिटीज अच्छी हैं, तुम में क्या क्वालिटी तुम इंप्रूव करना चाहते हो, तुम आर्मी में कैसे आके क्या अच्छा कर सकते हो, आर्मी में कौन सी आर्म पसंद है। तो ऐसे ऐसे करके उनके बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने टैकल करे, और जो करंट अफेयर से रिलेटेड ही थे। जैसे कोई हाई लेवल क्वेश्चन है, अब वो पूछ रहे थे कि इजराइल में जब बॉम्ब करा तो उसके बाद जो जिसकी डेथ हुई थी उनके नाम बताओ। तो 1-2 मुझे पता थे, बाकी मुझे पता नहीं थे। तो मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल। बस उस टाइम पे मैं कॉन्फिडेंट रहा और अपना काम मेंटेन करा। तो आई थिंक कि वो ही सबसे बड़ी की थी, जो कॉन्फिडेंस था वहां पे, वो मेरा बूस्टअप रहा। और वो कॉन्फिडेंस आता वही है कि शीशे के सामने आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। सो दैट वाज कि मतलब कैसे रिकमेंड हुआ। मेरा ये मानना है कि कई बार ना बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये महसूस करा देते हैं कि जब तक आप बड़े कोचिंग नहीं लोगे, बड़े एसएसबी की ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा है नहीं जी। मैं कहूंगा कि एसएसबी, खासकर अगर हम यूपीएससी सीडीएस की बात करें या एसएसबी स्पेशल एंट्रीज की बात करें, हमारी एसएसबी ना बहुत ही जेन्युइन है। बिल्कुल, अगर आप अगर थोड़ा सा अपने पे काम करो, और मैं कहूंगा कि अगर आप एक बार बाहर हो जाते हो, कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट हो जाते हो, आप अपनी गलतियों को देखो तो आप अंदर जाओगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो इंटरव्यू की खासकर आईओ वाली जो बात है, जो मेरा अपना मानना था, जब व्हेन आई वाज गिविंग माय इंटरव्यू, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी क्लियर कि मैं पहला क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा तो कहूंगा सॉरी सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल। मैं दूसरा नहीं दूंगा, लेकिन अगर तीसरा मेरे को आएगा तो मैं अपना फुल कॉन्फिडेंस से, मतलब मैं कॉन्फिडेंस लूज नहीं करूंगा। बिल्कुल, है ना। मेरा ये मानना है, इन लाइफ nobody knows everything, बिल्कुल, है ना। इन जनरल लाइफ nobody knows everything। और कई बार ऐसा होता है कि आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ता है, और बीइंग अ सोल्जर तो आपको ज्यादा रखना होता है, बिल्कुल, है ना, कि आपको डोमिनेट करना है, आपको जो एनिमी का जो माइंडसेट है उस पर डोमिनेट करना है, तो आपको एक बिहेवियर रखना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा कि विन विन बिहेवियर आपको हमेशा रखना है। आपको तैयार रहना है कि सामने से कुछ भी आ सकता है। अभी तो आयोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो वहां से तो गोले और भी आ बम भी आ सकते हैं। तो आपको ये तैयार रखना है कि मेरे से कुछ भी आ सकता है। मैं आपको डक करना भी आना चाहिए। तो आप मेरे साथ जो मेरा पर्सनल, क्योंकि हमने ना बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए थे, तो हम लोग मतलब ये थे कि हमने टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए थे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और मैं जब स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीना तो मैं बहुत ना वो नर्वस हो गया कि यार ये लोगों को कितना आता है, कि मतलब ये तो मतलब मुझे लगता था ये तो राष्ट्रपति को भी नहीं पता होगा जितना इन लोगों को पता होता है। बिल्कुल, है ना। तो मतलब कॉन्फिडेंस होता था। फिर मैंने उन लोगों से अपना जो अभी आपने कहा कि गूगल मीट पर एक्स्ट्रा टाइम मैंने उनसे लेना शुरू करा, जो मैं 1-to-1 लेता था। तो मुझे बताते थे कि आप ये सोर्स होता है, आप इस पे काम करो, ये करो, वो करो। फिर उन्होंने हमें कुछ चीजें ऐसी बताई कि आप 2-4 दिन में सीख जाओगे, और वो आपको हर जगह मतलब काम, जैसे ट्रेड है, आप ट्रेड सीख जाओ एक बार कि हमारा ट्रेड किसके साथ कितना है, तो आपको हेल्प हो जाती है। चाहे आप लेक्चरेट में करो, आप डिस्कशन में आप उसको ले आओ, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, है ना। इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने ये कुछ चीजें ये कर ली। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मतलब अगर आपको कुछ चीजें पता है तो आप कुछ चीजें बिल्डअप कर सकते हो उनके थ्रू, है ना। फिर आप बिल्डअप कर सकते हो, अपने फैक्ट्स आप बहुत अच्छे रखो, फैक्ट्स पे आप काम करो। फिर मुझे धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है फिर आप बोल जाओगे, बिल्कुल, है ना। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप बोल जाओगे। मतलब लोगों के पास फैक्ट है, हाँ, लेकिन वो फिर भी नहीं बोल पा रहे, कॉन्फिडेंस लूज है, कॉन्फिडेंस कमी की वजह से। तो मुझे लगा कि अगर आप काम करो, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया। जब हम बैठते थे तो मतलब एक वो पॉइंट था जब हम बैठते थे 200-250 बच्चे उस पे, और और हम जब बात करते थे शुरुआत में 1-1.5 महीना ऐसा रहा कि मैं कोशिश करता था कि बस आई एग्री विद यू पे हो जाऊं, लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कहो लेकिन कहने पड़ेंगे। तो मयंक, जब हम 3-3.5 महीने जब हमारी एसएसबी बहुत नजदीक थी, तो एक पॉइंट ऐसा था कि तब मैं लीडर था अपने ग्रुप का, कि कोई भी होता था तो मतलब वो पूछते थे, उनके फोन आते थे कि भैया मैं ट्राई कर रहा हूँ, कैसे करूँ। तो मुझे लगता था कि हाँ, और मैं अभी आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि
ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़ी मजेदार है ना। बिल्कुल। रिजल्ट तो देखो है ही मजेदार, वो तो लेकिन है जो ही। प्रोसेस है हाँ। वो बहुत मजेदार है। बहुत मतलब मेरा ये मानना है कि मंजिल खूबसूरत है, सबको पता है ना, लेकिन सफर बहुत खूबसूरत है ना। हम लोगों को मैंने पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैंने सीडीएस की प्रिपरेशन किया है वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। बिल्कुल। है ना, वो आपको मतलब बदल के रख देता है। आप खुद को ही नहीं पहचान पाते हो। अगर आप 2 साल पहले और 2 साल बाद देखो ना, आपको लगता है यार ये मैं था, है ना। मैं चेंज इन पर्सनैलिटी मतलब बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस है। एक्सट्रीम लेवल पे। और मैं कहूंगा कि सबसे जरूरी चीज जो मैंने सीखी वो सीखी सुनना, क्योंकि अगर आपको अच्छा बोलना है तो आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। है ना, तो मुझे बहुत हेल्प हुई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं किसी ना शीशे के सामने बैठा हूँ और क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा होता है, ये होता है डिफेंस जो माइंडसेट है ना, बिल्कुल करीब करीब सेम होता है ऑलमोस्ट। है ना। ये चीजें हम एसएसबी में देखते भी हैं कि मतलब इतनी जल्दी कनेक्शन कैसे बैठ रहा है कैसा बैठ रहा है, तो ये होता है। और क्योंकि हम लोग सेम ट्रेड, मतलब ट्रेड इन द सेंस कि हम लोगों का साइकोलॉजी सेम हो जाता है, बिल्कुल। हम लोगों का थॉट प्रोसेस करीब करीब सेम हो जाता है और हम लोग एक वो पॉइंट सीख जाते हैं, आई एग्री विद यू वाला, तो चीजें आसान आती है। तो बहुत अच्छा मुझे आपके साथ डिस्कस करके लगा, क्योंकि लगभग हमने पूरी चीजें रैप अप करी, हमने समझी, सीखी, और हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं कहूंगा कि बहुत ही फ्रूटफुल उनके लिए डिस्कशन रहेगा। एक मैसेज मैं आप हमारे जो खासकर वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे जो एकदम नए अभी हैं और वो जो 1-2 बार फेल हो गए किसी कारणवश, जो नहीं हो पाया, चाहे रिटर्न ना हो पाया हो, चाहे एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गए हों या अपना कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं भाई, तुम्हारी लाइफ में तो ना डिमोटिवेशन शब्द हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि आर्मी का मोटो ये नेवर गिव अप। तो अगर तुम गिव अप कर रहे हो तो मतलब तुम आर्मी के लिए नहीं बने हो, और अगर तुम गिव अप नहीं कर रहे हो तो कभी ना कभी आर्मी तुम्हें उठाई लेगी, है ना। यू नेवर चूजेस आर्मी, आर्मी चूजेस यू। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी अगर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, इसका मतलब ये है ना कि आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा कम करा है ना। और ऐसा तो है नहीं कि एसएसबी एकदम फुल प्रूफ है यार, ह्यूमन एरर्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, लेकिन हमेशा अपना बेटर वर्जन लेके जाना। इस बार कुछ कमियां रह गई होंगी, है ना, ठीक है। हम भी ऐसा करते थे कि यार आए 2-3 दिन तक तो बोर्ड को बहुत बुरा भला बोला कि यार बोर्ड ही बेकार था, रिजेक्शन बोर्ड है ना। लेकिन उसके बाद एट द एंड आपको भी पता है कि बच्चे कुछ तो रेकमेंड हुए हैं ना वहां से। तो अगर वो रेकमेंड हो सकते हैं तो मैं भी रेकमेंड हो सकता हूं। अगर मयंक लोहनी अगर रेकमेंड हो रहा है, अगर वो रैंक ला रहा है, तो आप भी ला सकते हो। आप मेरे से कोई ज्यादा डिफरेंट थोड़ी हो, है ना। सो मैं यही बोलूंगा कि आप भी बस दिन भर प्रिपेयर करिए। अगर आपके मोटिवेशन डाउन होता है तो आपको पता है यार, मोटिवेशन हमेशा सेल्फ मोटिवेशन होता है। आर्म फोर्सेस वालों के लिए तो खासकर अंदर से आएगा। बाहर का मोटिवेशन आधा घंटा 1 घंटा चलेगा, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन वो जो वर्दी को देख के आपको ना माइंड में आता है कि यार ये पानी है, तो अगर वो है तो आपका मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा। और प्रिपेयर करो, हमेशा आपको कोई ना कोई गाइड करने के लिए होता है। तो आप अगर आप एसएसबी की बात कर रहे हो तो एसएसबी के लिए आई विल प्रेफर कि आप लोग एक काम करिए कि जितने भी ना प्रीवियसली रेकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं या ये लोग हैं, इनसे थोड़ा गाइडेंस लीजिए और इनसे पूछिए जिनकी मल्टीपल एसएसबीज हो चुकी है, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बाकी रिटर्न के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग मल्टीपल टीचर्स के पास जाइए, जिसका आपको समझ में आता है उससे पढ़िए। जबरदस्ती नहीं है कि आप एक ही टीचर के पीछे लगे। अगर मैंने बोल दिया सीडीएस जर्नी तो आप उसी के पीछे लग गए। आपके पास मल्टीपल टीचर्स है, आप उनसे पढ़िए। रिटर्न क्लियर होगा फॉर श्योर, लेकिन मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। डाउन भी आएंगे लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। और ये स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो ये डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए था, क्योंकि मेरे को लगता है कि उनकी लाइफ में डाउन्स बहुत आते हैं, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं अगली एसएसबी तक खासकर। मैं 2 बातें इस पे जोड़ना चाहूंगा। आपने लगभग, मैं कहूंगा कि हमने ना पूरा एक जो लगभग 1-1.5-2 साल जो हमारा होता है तैयारी का, हमने उस पर खुलकर बात करी है। बिल्कुल। 2 बातें बहुत सारे लोग अभी कमेंट बॉक्स में मेरे से भी पूछेंगे कि आपने मयंक से ये नहीं पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो पर्सनली मुझे लगता है कि घंटे पढ़ने से कोई फर्क नहीं होता। बिल्कुल, है ना, मेरा ये मानना है। और मैं कभी किसी से पूछता भी नहीं। डेली टास्क कंप्लीट कर लो। और हम सबकी लर्निंग अलग है, हम सबका लर्निंग प्रोसेस अलग होता है। बिल्कुल, हम लोगों का थॉट प्रोसेस अलग होता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मुझे आर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि भाई ज्यादा पोर्शन वहां से आने वाला है ना। इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं कि कितने घंटे पढ़ना, आपको ये चीजें खुद देखनी है ना। अब सपोज मैंने आपसे पूछा कि मयंक आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, आपने कहा मैं तो 12-13 घंटे 15 घंटे पढ़ता था। अब सामने वाले 15 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब है ना। और क्या, अगर उनका जल्दी मतलब ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है तो जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो इस बात से डिमोटिवेट होते हैं कि मैं 8 घंटा नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ, वही मतलब घंटे का जो पढ़ाई है एक ये। दूसरी बात मैं कहूंगा कि
सभी हमारे पहाड़ के लोगों से मैं एक मतलब हमारे बच्चे जो भी 25 साल 24 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, सबसे कहूंगा कि आप लोग डिफेंस की तैयारी करिए, अफसर बनने की तैयारी करिए, ओटीए की तैयारी करिए, आईएमए की तैयारी करिए, आईएनई की करिए, एएफए की करिए करिए, क्योंकि ये साल में 2 बार आती है और फॉर श्योर आती है ना। जो जैसे स्टेट पीसीएस हैं या ये जॉब है, इनमें क्या है कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी, कभी स्टे और लग stay लग जाएगा, जाता है, कभी सबसे कुछ बड़ी बात। बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन डिफेंस में मुझे सबसे अच्छी चीजें लगती थी कि आपको अपने नेक्स्ट एग्जाम की डेट तक पता होती थी। अगर आप बिल्कुल। हाँ अगर आप नहीं मतलब हो कैलेंडर आगे 5 साल का हाँ, रिलीज हो गया हाँ, है। तो आ गया है, तो आपको पता होता कि यार यहाँ ये कमी रह गई, कोई बात नहीं, मेरे पास 2 महीने 3 महीने 4 महीने बचे हैं, मुझे इस पर अपना काम करना है। और एक चीज मैं आपके उससे कहना चाहूंगा कि कभी भी आप ना एक जो मेरिट पे जो मार्क्स है कि 20% का जो बैरियर है, हाँ। उसको मत रखिए। आप हमेशा अपना जो aim है मार्क ऊपर रखेंगे तभी तब आप वहां तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, हाँ। तो ये मैंने पर्सनली अपने उसमें करके देखा था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अपना रिटर्न वो करा तो मैं सोचा 20% यहाँ 20% यहाँ 20% यहाँ हो तो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। ये इसलिए भी मैं कहूंगा आपसे, ये इसलिए भी सच नहीं है क्योंकि तब आप ना, जब आपने चांद सितारों की कोशिश की होती है तब आप चांद तक पहुंच पाते हो। हाँ। सॉरी, सितारों की कोशिश तब चांद तक पहुंच पाते हो। तो आपकी छलांग जो होती है बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल। और इससे आप बहुत कुछ अचीव करोगे। मयंक, आपने मैं कहूंगा कि बहुत कम उम्र में मतलब ये जो इतना बड़ा मतलब मुकाम हासिल किया है, ये कहीं ना कहीं आपको एक मेंटली बहुत स्टेबिलिटी देता है, बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट देता है। बिल्कुल। और मैं आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत मतलब क्या कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा जी। कि आप बहुत अच्छा अचीव करें आगे। अब आपने शायद ज्वाइन करना है जी। ओटीए, और मैं आपका सबसे ज्यादा थैंक यू इसलिए कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी बात हमारे जो और छोटे भाई बहन, हमारे एस्पिरेंट जो नहीं हो पाए, उन बिल्कुल। तक वो बात नहीं पहुंचा पाते। बिल्कुल। तो आपने मुझे समय दिया और हमें खुल के, मतलब मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ा भाई छोटे भाई से बात कर रहा है, और बहुत बिल्कुल। बहुत ओवरवेलमिंग मेरे लिए था। तो जी। बहुत बहुत थैंक यू। आगे लाइफ में अगर कभी भी किसी को गाइडेंस की जरूरत होगी तो मैं आपका नाम जरूर उसे रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल। और आप उसे हेल्प करेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल। ओके, थैंक थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मयंक लोनी और मैं रिसेंटली ओटीए और आईएमए दोनों के लिए रिकमेंडेड हूं। अगर मैं बात करूं द पहाड़ टॉक्स की, ये एक ऐसा चैनल है जो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे हम लोग आप सभी तक अपनी बात पहुंचा सकें। इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं आपको कि कैसे हमने प्रेपरेशन करी और कैसे आप लोगों को गाइड कर सकते हैं और आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।